Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। तो पीरियोडिसिटी के अंदर सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट आएगा दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस कितनी होती है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर बताऊं तो बेटा बेसिक पॉइंट यहाँ पे आपका जो डिस्कस होगा दैट इज़ दी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the nucleus, distance from the center of nucleus to the outermost shell, to the outermost cell containing electrons। ठीक है, तो इसमें बेटा बेसिक पॉइंट क्या है कि आपकी एटॉमिक रेडियस क्या है, एक बच्चों आपकी डिस्टेंस है और कहाँ से बच्चों स्टार्ट होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल होगी उसके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफाइंड होगा, है ना, तो उसके बारे में आपका वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। या फिर इसको हम एक तरीके से और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो भी आपका ये करेक्ट आता है, राइट। डिस्टेंस from the center of the nucleus, distance from the center of nucleus to the point up to which the density of the electron cloud is maximum। तो ये दोनों ही डेफिनेशन हमारी करेक्ट है। इन दोनों के अंदर अगर मैं डिस्कस करूँ तो बच्चों तो क्या बताया जा रहा है, इन दोनों के अंदर एक ही चीज़ फोकस करी जा रही है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि बच्चों मान के चलते हैं हमारे पास ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इस तरीके से बच्चों आपका ये इनर सेल्स, देन नाउ दिस इज द आउटर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। तो मैं दोनों डेफिनेशन को देखो आपको करूँगा एक्सप्लेन। फर्स्ट में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। भाई आपका न्यूक्लियस का सेंटर मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका सेंटर और यहाँ से बच्चों आउटर मोस्ट सेल ये जो दिख रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लाउड है वो आपका मैक्सिमम है। तो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो क्लाउड मतलब मैक्सिमम बेटा आपका आउटर मोस्ट सेल को डिपेंड कर रहा है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो बात हो रहा है ये बच्चों डिफाइन कर रहा है आपका आउटर मोस्ट या बैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब एक्चुअली वही निकल रहा है। तो आप इस तरीके से बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात आपकी दोनों ही करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है, क्या एक्चुअली में हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों देखो आपकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है ना, उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक बहुत से आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। बट रियली आपका जो एटॉमिक रेडियस उसको आप काउंट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न है कि बच्चों इसका जो साइज़ है ना वो आपका स्मॉल साइज़ है। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से आप यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को ईजिली आप काउंट
कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों में बताऊँ कि आपका एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में बच्चों एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मैंने आपको बनाया एटम का स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली दी बोर मॉडल, राइट। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। बट बेटा बोर मॉडल की बात आपकी मॉडर्न जब आपकी क्वांटम फिजिक्स आती है, क्वांटम के जो आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उस समय आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों एक वेव, एक्चुअली बच्चों कैसा है, वेव नेचर भी बेटा शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, दोनों ही नेचर शो करता है। लेकिन बेटा वेव नेचर का जो आपका प्रायोरिटी है वो बच्चों हाईएस्ट होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चों वेव की फॉर्म में कुछ इस तरीके से आपका मूव करने वाला है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो एक्चुअली मेटा इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव ना करके ये अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से आपका जिगजैग मोशन इस तरीके से करेगा, राइट। और यहाँ पे बच्चों आपका देख सकते हो ट्रफ एंड क्रस्ट भी मिलने वाले हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं वेव की, तो एक बेटा आपका हाईएस्ट, एक आपका ये लोएस्ट बॉटम पोजीशन, ठीक है। तो आपका ट्रफ और क्रस्ट भी मिलने वाले हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर में डिफाइन हो रहा है, तो एग्जैक्टली इसकी जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, उसको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी क्या आती है वो समझना ज़रूरी है। तो हम लोग जो रेडियस के बारे में बात करते हैं बेटा, वो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्लोज वैल्यूज होती है, ठीक है, एकदम रियल वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सपोज आपका इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एटम का जो बच्चों न्यूक्लियस है ना, अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, देखो सपोज आपका एटम का न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ से अगर ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यूज आएगी, राइट। इसके बाद अगर आप यहाँ से ये वाली वैल्यूज देखोगे तो कुछ आपको बिगर वैल्यू मिलेगी, यहाँ से कुछ स्मॉल वैल्यू मिलेगी, ये कुछ आपको यहाँ से बिगर वैल्यू मिलेगी। तो एग्जैक्टली आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेटा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगी। तो हम कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर काम करते हैं और रेडियस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एटॉमिक रेडियस आपका होता क्या, मैंने तो कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में आपकी डिफिकल्टी क्या आती है ना, और यहाँ पे हम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो कितने टाइप्स का है। तो चलते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। ओके ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आएगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, राइट। तो एक्चुअली में आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो बच्चों डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस आपका डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे आपका डिपेंड करता है, जिसके अंदर मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर लिखूंगा तो भी ये करेक्ट है। जैसे मैं बेटा इसको बोल सकता हूँ यहाँ से, नाउ दिस अ बॉन्डेड स्टेट, राइट, बॉन्डेड स्टेट, या फिर मैं इसको लिखूँ इंटरेक्शन स्टेट, इंटरेक्शन स्टेट। बॉन्डेज स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट के अकॉर्डिंग हम बेटा एटॉमिक रेडियस को क्लासीफाइड करते हैं 4 कैटेगरी के अंदर, राइट। इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज दी कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, एंड सेकेंड कैटेगरी that is the van der Waal radius. Second is van der Waal radius, and third one is metallic radius, metallic radius, and fourth one is, now this is ionic radius,
आयोनिक रेडियस। तो 4 टाइप्स के रेडियस आपके आती हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज कोवलेंट, नेक्स्ट इज वॉन्डरबॉल, नेक्स्ट इज बेटा मैग्नेटिक रेडियस एंड लास्ट वन इज आयोनिक रेडियस। क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बेटा आपका आएगा कि कोवलेंट रेडियस आपकी क्या होती है। तो चलते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट पे समझने के लिए। तो कोवलेंट रेडियस को बेटा मैं समझाना चाहूँगा कुछ केसेस को लेके, ठीक है। तो यस, तो कोवलेंट रेडियस के अंदर सबसे बेटा फर्स्ट में लेगा यहाँ पे केस फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट में यहाँ पे बात करूँगा कि बच्चों यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ, सेम कोवलेंट बॉन्ड एटम, सेम कोवलेंट बॉन्ड एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड, बाय ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैंने केस फर्स्ट में जो लिया है, केस फर्स्ट के अंदर हम लोग रीड करते हैं सेम कोवलेंट बॉन्ड एटम, बेटा एटम्स आपके सेम है और सिंगल बॉन्ड से आपके अटैच है ना। तो अब जब कोवलेंट के बारे में बच्चों जब हम बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों शेयरिंग, ठीक है। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो बच्चों शेयरिंग से आपका डिजाइन हुआ हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हो उसके अंदर। तो शेयरिंग होने के बाद बच्चों ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे आपका डेवलप होगा। तो पहला केस बच्चों में बात करूंगा कि जब आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और दोनों ही एटम्स जो होंगे वो बच्चों कैसे होंगे, वो दोनों ही एटम्स बच्चों आपके सेम होंगे। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, चलते हैं उस पॉइंट पे। यस, तो बच्चों मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। ओके, तो इसमें यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है और जो आपका Cl2 है ना, दोनों ही आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, H सिंगल बॉन्ड H डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे फर्स्ट केस को समझने के लिए, बेटा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक है, दोनों ही सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं और दोनों ही एटम्स आपके सेम हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं रेडियस को। तो जैसे बच्चों मान लो चलो अपने पास मैं कोई सा भी एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, सपोज यहाँ से A2, इसको समझने के लिए बेसिक जनरल एग्जांपल मैंने लिया है। तो एक बच्चों आपका एटम ए का ये हो गया है, दोनों ही बेटा आपके सेम एलिमेंट है। और कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे तो कोवलेंट का मतलब बच्चों शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके ये आपको शेयरिंग दिख रही है, राइट। अब इसका बच्चों सेंटर आपका ये होगा न्यूक्लियस का, इस एटम का सेंटर आपके ये होगा न्यूक्लियस में यहाँ पे। तो इसके जो बीच की डिस्टेंस है उसको ज़रा मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से देखोगे तो जो ये बीच की डिस्टेंस है बच्चों टू एटम्स के बीच में, तो इसको बेटा हम लोग बोल देते हैं नाउ दिस इज द बॉन्ड लेंथ, राइट, डी ए करके। सपोज ये एटम ए है, ये भी एटम ए है, दिस इज एक्चुअली दी बॉन्ड लेंथ, राइट, दिस इज दी बॉन्ड लेंथ। अगर बच्चों इस बॉन्ड लेंथ को इसको हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के नाम से भी कॉल करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर बच्चों आयंस होंगे तो क्या बोलते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा डिस्टेंस आ गई आपकी डी ए, अगर बच्चों इसका मैं हाफ कर देता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से, अगर इस डिस्टेंस का मैं अगर यहाँ से ये जो वैल्यू की बात करेंगे अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसको मैं लिख सकता हूँ कोवलेंट रेडियस कुछ इस तरीके से RC करके। तो यहाँ से आपका जो कोवलेंट रेडियस की जो वैल्यू आएगी RC इक्वल टू जो बॉन्ड लेंथ होगी बच्चों DA डिवाइड बाई बेटा इसका मैं हाफ करूँगा, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको बेटा हम लोग बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस हम लोग बेटा RC इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाई 2 कब करते हैं, जब आपका सेम कोवलेंट, पहला केस है सेम कोवलेंट बॉन्ड एटम बाई सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे सेम कोवलेंट आपके। एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड तो आपका यहाँ पे एक ही मिलेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड आपको एक ही, लेकिन एटम्स हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। इससे कुछ अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो आप देखना ज़रा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूँ, आपको निकालना है कोवलेंट रेडियस ऑफ
ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए आपको कोवलेंट रेडियाई के बारे में बात करिए, ठीक है, निकालना है आपको, यहाँ से आपका क्वेश्चन मार रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, नाउ दिस इज अ O2, एंड सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है ओजोन, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे H2O, और फोर्थ ऑप्शन है आपका H2O2। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं देखने का ध्यान से बच्चों। यहाँ पे आपको कोवलेंट रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन आपको करना है कैलकुलेट। तो O2 के अंदर देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। अगर ओजोन की अपन बात करेंगे तो यहाँ बच्चों मिलता है डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी आपको डिफाइन होता है ना। मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अब बेटा इसके रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका बेटा ये भी बनता है स्ट्रक्चर, यहाँ से आपका ये डैश डैश करके इस तरीके से, ठीक है। ओके, थर्ड H2O के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और H2O2 के बारे में बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे मिलता है पेरोक्साइड लिंकेज मिलता है। नाउ दिस इज द पेरोक्सी लिंकेज -1 -1। तो यहाँ से निकालना है आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियाई निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो पहला तो आंसर आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। आपकी पोलैरिटी भी डेवलप होगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ भी आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। और H2O की बात करते हो बेटा, यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, मतलब आपके दो ऑप्शन होने चाहिए थे सिंगल बॉन्ड से अटैच। इसका मतलब क्या है, आपको ऑक्सीजन का ही निकालना है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ऑक्सीजन का ही निकालना है आपको, एटॉमिक रेडियस निकालना है ऑक्सीजन का। तो उसके लिए बच्चों क्या है कि आपका कुछ इस तरीके से वाला केस होना चाहिए जहाँ पे आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आपका अटैच होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन तो ये भी कैंसिल हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन बच्चों बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो देख सकते हो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी कोवलेंट रेडियाई फॉर द ऑक्सीजन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन और जरा यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों कि आपको कोवलेंट रेडियाई निकालना है कार्बन का, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई निकालना है कार्बन एटम का। तो कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियाई अपन कैसे निकालें, तो दिमाग में आना चाहिए ना कि बच्चों कार्बन जो होंगे वो कुछ इस तरीके से सिंगली बॉन्डली अटैच्ड होनी चाहिए और शेयरिंग होना चाहिए, ऐसा आपका सिचुएशन आना चाहिए, ठीक है। एक ही कार्बन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन जरा चेक करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन में है आपके C6H6, सेकेंड ऑप्शन है आपका C2H4, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका C2H6, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे C2H2। C2H6 की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजीन, ठीक है, और दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक होने की वजह से यहाँ पे आपको सिंगली बॉन्डेड इस आपको कार्बन नहीं मिलने वाले हैं। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। C2H4 की बात कर लेते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। कार्बन सिंगल बॉन्ड, अपन पहले हाइड्रोजन को बेटा लिंक कर देते हैं इक्वल शेयरिंग के साथ, यस कर दिया। अभी बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। C2H6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बच्चों देखो आपका 1 2 1 आपका ही बच्चे एल्केन फैमिली से CnH2n+2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो आपको दिख रहा है कि दो कार्बन बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड से आपके अटैच्ड है, तो यहाँ से आंसर बनेगा। बट C2H2 तो बच्चों वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे, और एक बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब बेटा ये एल्काइन है, ये एल्कीन था, ये बेटा ऑलरेडी एरोमेटिक था। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। बात समझ में आई क्या। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और जरा यहाँ पे हम देखते हैं करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर बच्चा आपको निकालना है नाइट्रोजन का, किसका निकालना है, नाइट्रोजन का कोवलेंट रेडियाई आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका है फर्स्ट N2, सेकेंड ऑप्शन है आपका N3H, राइट, एंड थर्ड ऑप्शन इज नाउ दिस इज N2O, यस। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ ऑप्शन है आपका N2H4। तो जरा चेक करके देखो N2, तो बेटा इसमें आपको मिलने वाला है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्ड आया तो मतलब पहले से कैंसिल हो गया, सिंगल बॉन्ड का ही बेटा सिर्फ चाहिए मेरे को। N3H की बात करेंगे तो इसका बेटा कैसे बनता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपका सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। नहीं बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन वो डबल बॉन्ड को होल्ड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए, तो मतलब ये भी आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। N2O पे चलते हैं जरा। तो N2O के अंदर बच्चा बनता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाउ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो,
तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये भी नहीं करेक्ट हो गया। तो जरा इसको देखते हैं ड्रॉ करके। तो ये आपका बेटा यहाँ से बनेगा नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट, वन लोन पेयर, या सीधे से लोन पेयर। तो यहाँ पे बेटा प्रॉपर दिख रहा है एन सिंगल बॉन्ड एन, और तो आपका फोर्थ आंसर, और फोर्थ आपका जो ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों केस सेकंड पे। तो केस फर्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव कर रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड, तो केस सेकंड के अंदर क्या पॉइंट होगा, यहाँ बच्चों हम बात करेंगे टू डिफरेंट एटम्स के बारे में। तो मैं हेडिंग कर देता हूँ, व्हेन टू डिफरेंट atoms are bonded by a single कोवलेंट बॉन्ड। अगर टू डिफरेंट आपके एटम्स हैं, अगर वो बच्चों सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से अगर आपके अटैच्ड हैं, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो जरा इसके एग्जांपल से ही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों, यहाँ पे सपोज नाउ दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करूँ तो आप ले सकते हो HCl, ठीक है, इन्हीं से आपका समझ में आ जाएगा। तो टू डिफरेंट एटम्स हैं बच्चों, और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे आपके अटैच्ड है, ठीक है। तो इस केस के अंदर कोवलेंट रेडियाई और रेडियस आपकी कैसे निकाली जाएगी। तो इसके अंदर बच्चों एक आपका बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है ना, जिसके लिए बेटा हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, दैट इज़ दी शूमेकर स्टीवेंसन फार्मूला, ठीक है। तो शूमेकर स्टीवेंसन फार्मूला क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। तो शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ बच्चों आपके टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है, उनके लिए काम करेगा। अब यहाँ पे मैं बात ये भी करूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बच्चों मैं बात करूँ, तो EN वैल्यू फॉर द फ्लोरीन इज हाईएस्ट, ये आपको क्लियर है। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो आपका शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक्चुअली में होगी वो टूवार्ड्स फ्लोरीन बच्चों आपकी शिफ्ट होती हुई आपको समझ में आएगी, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका जो हाइड्रोजन होगा, वहाँ तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके कम से कम अवेलेबल दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो आपके इधर से इधर मूव कर रहे हैं जो आपके शेयर्ड हो रहे हैं। तो इसके अंदर तो बेटा हम यूज करते हैं शूमेकर स्टीवेंसन फार्मूला को, ठीक है। तो बेटा उसके जो फार्मूला होता है, नाउ दिस इज REB रेडियस RA प्लस RB माइनस 0.09 और ब्रैकेट में आता है डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है कि भाई टू डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है बेटा दोनों की। तो जिसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, सपोज बेटा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ बेटा, हमारे पास एक A एटम है एक B एटम है। यहाँ पे सपोज बेटा B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, किससे बच्चों? A से। तो हम बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा EN निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस बेटा A एटम की, एटॉमिक रेडियस ऑफ B एटम, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब बच्चों ये है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या मतलब है? अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब एक्चुअली में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट। तो A के बेटा इलेक्ट्रॉन से बेटा किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं? टुवार्ड्स B। ये बात क्लियर है। तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आपका माइनस टर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो बच्चों आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है -0.09, ये बेटा आती है एंगस्ट्रॉम में। अगर इसको आपको चेंज करना है सपोज पाइकोमीटर के अंदर, तो फिर क्या करना होता है? सिर्फ मॉडिफिकेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 0.09 जो वैल्यू है, ये अगर बेटा मैं इसको चेंज करूँ पाइकोमीटर के अंदर, तो ये बच्चों आपकी बन जाएगी 9। तो -9, बाकी आपका वैसे रहेगा डेल्टा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहाँ बच्चों आपका आ जाएगा पाइकोमीटर के अंदर आंसर, और ये वैल्यू तो आपकी वैसे रहेंगी एज इट इज़। तो आपका पाइकोमीटर में एंगस्ट्रॉम के अंदर ही वैल्यू निकालने को बोलेगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। आर ए क्या है बच्चों? आर ए आपका है रेडियाई ऑफ एटम ए। आर ए क्या है? दिस इज द रेडियाई ऑफ एटम ए। एंड आर बी क्या है? ये बच्चों एटम बी की रेडियाई है। डेल्टा ई एन क्या है? ये बटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है एटम ए और एटम बी को लेके, ठीक है, ओके। अब इसके साथ मैं बताऊंगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है तो आपको ऐसे फॉलो करना है। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली बच्चों अगर आपकी सेम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? अगर आपके सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा फर्स्ट केस इसी को लेके, फार्मूले को लेके, कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हो जाता है सेम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम हो गई तो उस केस में आंसर कैसे बनेगा? तो देखना ध्यान से। जैसे बच्चों एक एटम ए हो गया और एक एटम आपका बी यहाँ पे हो गया, ठीक है, शेयरिंग होगी बच्चों, कोवलेंट की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी तो बेटा हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, पर उसको देखेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला तो हमारा यही था, आर ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी देन माइनस 0.09 बेटा कब लेना है? जब आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। और 9 कब लेना है? जब बेटा आपको पाइकोमीटर के अंदर वैल्यूज निकालनी है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर आपका यहाँ पे सेम आ रहा है तो बच्चों आपकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। अरे ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका बेटा 0 का मल्टीप्लाई 0.09 के साथ 9 बेटा 0 हो जाएगा। तो फिर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला बन रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ बेटा क्या बना है? ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से आपका बनेगा आर ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ये बात क्लियर है? जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बच्चों? सेम। अगर आपका मैं सेकंड केस लूँ तो सेकंड केस के अंदर मैं बताऊँ कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो अगर आपकी होती है डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो आंसर अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो बच्चों एक एटम आपका ये हो गया ए, ठीक है, एक एटम आपका बी हो गया। इसमें से बच्चों मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए बेटा हम लोग ग्रेटर मान लेते हैं एज कम्पेयर टू बी एटम। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बच्चों एक ही है, देखिए आपके बी से। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा जरा उसको देख लेते हैं। तो फिर फॉर्मूला आपका जो आएगा वहाँ पे डिफरेंस अपन को लेना पड़ेगा, मतलब आपका बनेगा आर ए बी इज इक्वल टू, नाउ दिस इज, यहाँ पे आप बच्चों बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो कि भाई रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस 0.09, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस भी ले सकते हो या फिर आप जाई ए माइनस जाई बी भी आप यूज कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे लिखो, है ना, चाहे इलेक्ट्रोनिक, चाहे इसको आप सीधा लिख सकते हो डेल्टा ई एन, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से दे रखा है, बात समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये फिर आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, क्यों? इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस अगर आपका आएगा तो इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। ये क्या बात क्लियर है? ओके। इसके बाद अब हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। यस, नेक्स्ट वन बच्चों यहाँ पे आपका आएगा, दैट इज दी वॉन डर वॉल रेडियस, राइट। वॉन डर वॉल रेडियस। तो वॉन डर वॉल रेडियस के बारे में जब भी बेटा आपका डिस्कशन होगा तो उसमें आपको 2 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? नॉन मेटल्स, और सेकेंड पॉइंट आपको आना चाहिए इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, राइट। तो जो वॉन डर वॉल रेडियस है वो जो कहाँ मिलता है आपको? नॉन मेटल्स और इनर्ट गैसेस के अंदर। तो इसको मैं इस तरीके से बोलूँ कि अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर नॉन मेटल्स के बारे में बात की जा रही हो या फिर इनर्ट गैस के बारे में बात की जा रही हो तो बच्चों वहाँ पे आपको जनरली वॉन डर वॉल रेडियस आपको मिलने वाली है। वॉन डर वॉल रेडियस आपको मिलने वाली है और इसके अंदर आपको कोवेलेंट रेडियस भी मिलती है बेटा। वॉन डर वॉल रेडियस को अगर मैं फाइंड करूँगा तो वो कैसे मिलती है उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो जरा इसको मैं 2 पार्ट में, अच्छा इसको एक बेटा वॉन डर वॉल रेडियस को अपन एक नाम से ऑल कॉल करते हैं। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं विदाउट एनी बॉन्ड,
विदाउट एनी बॉन्ड, विदाउट एनी बॉन्ड के नाम से भी हम लोग कॉल करते हैं बेटा वॉन डर वॉल रेडियस को। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके इसको ऐसा हम क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे मैं एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कुछ ए बी टाइप के, ठीक है। ओके तो ज़रा उसकी बेटा आपकी जो कुछ पोजीशन है कुछ इस तरीके से आपके अरेंज हैं। नाउ दिस इज ए एंड बी, नाउ दिस इज बी ए, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एंड थर्ड वन इज समथिंग। अच्छा एक पॉइंट और है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी? तो देखो बच्चों जब कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग वर्ड समझ में आना चाहिए, बट इन केस ऑफ वॉन डर वॉल रेडियस बच्चों आपके यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है और डिस्टेंस बेटा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखना ध्यान से, तो बच्चों देखो यहाँ से ये आपका बी एटम है, यहाँ से आपका ये बी एटम है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस आपको दिखने वाली है ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसके बेस पे बेटा इसको हम बोल सकते हैं कि भाई दिस इज डी बी बी, इट इज़ ए बॉन्ड लेंथ, राइट। और अगर बच्चों मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपकी ये जो वैल्यू आएगी दिस इज दी वॉन डर वॉल रेडियस, दिस इज दी वॉन डर वॉल रेडियस, और किसकी होगी बच्चों? ये बी एटम की होगी आपकी वॉन डर वॉल रेडियस। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, यहाँ पे आपका एटम ए है और ये एटम आपका ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी दिस इज दी डी ए इज द बॉन्ड लेंथ, राइट। डिवाइड बाई 2 अपन अगर कर देंगे तो ये जो वैल्यू आपकी बेटा बनेगी दिस इज दी वॉन डर वॉल रेडियस बच्चों किसकी? अब समझ में बेटा आ रहा हो? ए की, राइट। तो ए की बच्चों यहाँ से निकल गई वॉन डर वॉल रेडियस। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा जानना जरूरी था। अब देखा मैंने विदाउट एनी बॉन्ड मैंने इसी लिखा है, यहाँ बेटा कोई भी आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या बात क्लियर है? ओके तो नॉन मेटल्स को मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो आपको देखो बहुत ही एक मैं सिंपल सा एग्जांपल पहले समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे जो मान के चलो हमारे पास एक मॉलिक्यूल, जैसे बेटा मॉलिक्यूल हमारे पास बेटा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो H2 सपोज मैंने यहाँ बच्चों रिप्रेजेंट किया है और एक आपका H2 यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो इनके बीच की जो ये जो डिस्टेंस आ रही है इस डिस्टेंस को बेटा हम लोग बोल सकते हैं H2 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करूँगा तो यहाँ से बच्चों निकल के आ जाएगा आपका वॉन डर वॉल रेडियस। ये वाला पॉइंट क्लियर बेटा? अच्छा इसके बाद अब मैं आपको क्लासीफाई करूँगा बेटा नॉन मेटल्स को लेके अपन कैसे निकालते हैं डिफरेंट रेडियस की वैल्यू को, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के अंदर बच्चों में अगर मैं बेटा एग्जांपल लूँ तो सपोज H2 लिख दो, फिर से H2 को मैं और अच्छे से बेटर समझाता हूँ। देखो यहाँ आपका जो H2 जो आपका मॉलिक्यूल है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन होंगे तो आपका 1 एंड नाउ दिस इज 2। बेटा जब H2 का फॉर्मेशन हुआ होगा तो बच्चों ओवरलैपिंग हुई होगी, ये तो पता है। अब 2 डिफरेंट H2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा आपका उसके बीच में बेटा कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक H2 मॉलिक्यूल ये और एक H2 मॉलिक्यूल ये, इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत ही वीक बेटा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, जिसकी को हम लोग जिसकी बेस से बच्चों बनता है वॉन डर वॉल रेडियस। तो अब यहाँ पे जरा फोकस करना सब लोग ध्यान से कि इसका बच्चों सेंटर आपका ये हो गया है ना, इस एटम का सेंटर ये हो गया, इसका तो आपका ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर आपका ये हो गया। ये बात क्लियर है? ओके अब यहाँ से मैं कुछ पर्टिकुलर मैं नंबर्स के बारे में बात करूँगा और उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे समझें कि बेटा यहाँ पे क्या कोवलेंट रेडियस एग्जिस्ट करेगी, तो उसको देखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहाँ से एक डैश डैश अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक मैं बेटा यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करूँ या फिर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो आप देखो ये जो डिस्टेंस आ रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होगी, ये बच्चों बताएगी आपकी कोवलेंट रेडियस को। भाई ओवरलैपिंग हो रही है तो कोवलेंट रेडियस बेटा यहाँ पे डिफाइंड होगी। अच्छा इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं करूँ रिप्रेजेंट, तो ये भी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी बच्चों, दिस इज ऑल्सो कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस आपको मिल गई। अच्छा इसमें आपकी आप वॉन डर वॉल रेडियस कौन सी होगी, तो वो समझना जरूरी बेटा। इस पॉइंट से लेके देखो ध्यान से, इस बेटा इस सेंटर से लेके और इस सेंटर के बीच की जो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको जो दिख रही है, इस डिस्टेंस की अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना, दिस डिस्टेंस एक्चुअली बच्चों मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा किससे, स्मॉल डी से करूँगा रिप्रेजेंट, स्मॉल डी से करूँगा मैं रिप्रेजेंट। अच्छा
इसके मॉलिक्यूल्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो समथिंग बेटा आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस या फिर यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस लो बच्चा, चाहे ये वाली डिस्टेंस लो, इन दोनों डिस्टेंस को बेटा हम लोग बोलते हैं नाउ दिस इज द वॉन डेर वाल रेडियस। नाउ दिस इज द वॉन डेर वाल रेडियस। तो इसका मतलब क्या है कि जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के अंदर बच्चों आपकी कोवलेंट रेडियस भी मिलती है और एज वेल एज आपको वॉन डेर वाल रेडियस भी आपको मिलेगी। कोवलेंट रेडियस बेटा क्यों मिली है? क्योंकि बच्चों जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ बच्चों आपका सिंगल बॉन्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आपका डिजाइन हो रहा है, तो मतलब कोवलेंट रेडियस तो बच्चों मिलेगी। और वॉन डेर वाल रेडियस के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो कुछ इस तरीके से आपकी ये जो वैल्यूज होंगी ये बेटा आपकी आएगी वॉन डेर वाल रेडियस। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चों इनर्ट गैस को लेके, ठीक है। तो इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग हम वॉन डेर वाल रेडियस कैसे निकालते हैं? तो सेकंड पॉइंट बच्चों आएगा वॉन डेर वाल के अंदर, नाउ दिस इज द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के बारे में बात करें तो बच्चों आपका जैसे हीलियम हो गया, अपन इसी को ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में। तो बच्चों हीलियम का एक मॉलिक्यूल बेटा एक ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनके डायटोमिक की फेज की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं होती है बेटा, मोनोटोमिक में इतने स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होने की वजह से। एक बच्चों आपका हीलियम ये हो गया। आपको पता है बच्चों ओवरलैपिंग तो होनी ही नहीं है, एक आपका हीलियम एटम ये हो गया, ये बेटा मोनोटोमिक फेज में स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड। तो बच्चों इसके बीच की जो डिस्टेंस है अपन जरा यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखो बच्चों यहाँ से चाहे आप ये वाली डिस्टेंस की बात करो, ठीक है, और चाहे इस पॉइंट से इस डिस्टेंस की बात करो, ठीक है, ये डिस्टेंस की बात करो, ये दोनों ही जो वैल्यूज आएंगी ये बच्चों आपके वॉन डेर वाल रेडियस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वॉन डेर वाल रेडियस इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस। ये बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कोवेलेंट रेडियस है और जो वॉन डेर वाल रेडियस है दोनों में से आपकी बड़ी वैल्यू किसकी होती है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा जहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग हो रही थी तो वहाँ तो बेटा वैसी वैल्यू कम होने बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। तो आप वॉन डेर वाल के बेटा ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, तो आपके जो रेडियस ऑफ वॉन डेर वाल होगा ये बेटा हमेशा बड़ा होता है किससे? रेडियस ऑफ कोवेलेंट से। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेटा। वॉन डेर वाल क्यों अधिक होता है बेटा? यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है इसकी वजह से। क्या ये बात क्लियर है आपको? ओके। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम लोग पॉइंट चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज अ मेटलिक रेडियस। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आएगा आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज दी मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस आपकी क्या होती है? इससे नाम से बच्चों समझ आ रहा है मेटल मतलब मेटलिक का मतलब बच्चों समझ बेटा मेटल के बारे में समझ में आ रहा है कि बच्चों मेटल्स के अंदर कुछ आपका अट्रैक्शन होगा या कुछ डिस्टेंस है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होती है तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच्चों मान कर चलो यहाँ पे कुछ एटम्स जैसे आपके प्रेजेंट, जैसे बच्चों हम आयरन की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आयरन के एटम्स आपके कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है बच्चों। मैं बताऊँ मेटलिक रेडियस के अंदर बच्चों कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये वो जो आयरन का एक रॉड है जिसके अंदर बेटा आयरन के कुछ एटम्स इस तरीके से विदाउट ओवरलैपिंग आपके इस तरीके से अरेंज है बेटा। यहाँ पे डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर बच्चों में बात करूँ तो सॉलिड स्टेट में अगर आपने पढ़ा है बीसीसी लैटिस आपने पढ़ा होगा, राइट, सीसीपी आपने पढ़ा होगा, है ना, सिंपल क्यूबिक पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो बेटो कि मैंने बताया था कि भाई जो आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो अच्छे खासे कंडक्टर्स होते हैं। और क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, जैसे बच्चों हम कॉपर की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, राइट, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो उनके पास बच्चों करंट फ्लो होने के पीछे जो रीजन है दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आपके सपोज आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जरा मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन बोलते हैं, एक लाइन बच्चों बोलते हैं सी या ओशियन, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक टर्म यहाँ पे आपका डिस्कस होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों यहाँ पे आपका जो अब मेटल्स हैं बच्चों, तो अपने बेटा पॉजिटिव चार्ज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे बच्चों आपके इनके न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से।
तो जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आपका जो डिफाइन होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा समझेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो आपको बेटा यहाँ पे समझ में आ गया। ये मैंने कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न बेटा बनाया आयरन रॉड का, ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। क्लियर पॉइंट है? ओके, तो अब यहाँ पे आपका जो मैट्रिक रेडियस है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कुछ बेसिक बात करूँ कि जिस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपके प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, आपको दिख रहा है, और ये बेटा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके साथ साथ आपके यहाँ पे एटम के साथ बच्चों आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मेटल लैटिस के बारे में, ठीक है, मेटल लैटिस, राइट, दिस इज द मेटल लैटिस, या फिर आप क्रिस्टल्स बोल सकते हो, ठीक है। इसके पास बच्चों प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बात करूँ तो पॉजिटिव जो पार्ट होता है ना, पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कर्नेल, ठीक है, कर्नेल्स बोलते हैं। और जो बच्चों आपके यहाँ पे आपके मतलब पॉजिटिव पार्ट बोलो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मेटल आयन, ठीक है। तो मेटल आयन बच्चों आपके पॉजिटिव ही होते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। तो पॉजिटिव पार्ट बोलो, है ना, या फिर आप इसे आप मेटलिक आयन बोलो। ये एक बेटा पर्टिकुलर पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज होंगे, जहाँ पे आपके सी ऑफ मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ मोबाइल जैसा लिखा था बेटा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर बच्चों अट्रैक्शन जो होगा वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो आपके मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो बच्चों कर्नेल्स आपको दिख रहा है, पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, मेटल्स हैं, उसके बीच में बच्चों यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। बेटा बॉन्ड बनने के पीछे रीजन ही होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पॉइंट आता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, किस किस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों आपको मिलेगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो बच्चे आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बेटा फोर्स ऑफ किस में? मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नेल, ठीक है, या फिर बेटा बोलेंगे तो पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बच्चों आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझे क्या? जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में काम कर रहे हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड पॉजिटिव कर्नेल्स के बीच में। आप देख सकते हो यहाँ बेटा ये भी अट्रैक्शन होगा, इसका भी अट्रैक्शन हो सकता है, ये इधर से अट्रैक्शन कर सकता है, बेटा खुद का तो करता है ना, इसका अट्रैक्शन इसके साथ हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो बच्चों आपको यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहे हैं, ये अट्रैक्शन किसके बीच में बेटा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नेल के बीच में या फिर पॉजिटिव आयंस के बीच में। तो इसी के बीच में बच्चों जो डिस्टेंस आपकी डेवलप होती है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलिक। एक्चुअली उसका बेटा नाम क्या होगा? जो फोर्स अट्रैक्शन बेटा उससे आपका बनता है मेटलिक बॉन्ड। क्या बनता है? उससे आपका बनता है दैट इज दी मेटलिक बॉन्ड। तो यहां से आपका बनता है मेटलिक। तो मेटलिक मोमेंट बॉन्ड क्या हो गया? तो मेटलिक बॉन्ड बच्चों होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नेल, इट कॉल दी मेटलिक बॉन्ड, इज कॉल दी मेटलिक बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से प्रेजेंट हो गया। अब इसके जो बीच की डिस्टेंस होगी तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपके हम पर्टिकुलर बटा हम यहाँ पे ले सकते हैं मेटल्स के आयन को। तो सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे मेटल्स के आयन दो बेटा सेलेक्ट कर लिए हैं, सपोज इस तरीके से। फर्स्ट ये किया है, सेकेंड ये किया है, ठीक है। इसकी बेटा ये डिस्टेंस आपका बेटा सेंटर हो गया, इसका सेंटर आपका हो, तो इसके ये जो बीच की डिस्टेंस है ये आपको दिख रही है, मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो बेटा आपकी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ DMM। अगर इसका मैं बेटा हाफ कर दूं, DMM का अगर मैं हाफ करूंगा तो ये जो बच्चों वैल्यू आएगी दिस इज एक्चुअली दी रेडियस ऑफ मेटलिक। फिर आप बोलोगे तो ये बेटा आपकी मिल जाएगी मेटलिक रेडियस, ठीक है। तो दिस इज दी मेटलिक रेडियस। तो बेटा मेटलिक रेडियस के बारे में क्लियर हो गया। तो मेटलिक रेडियस के बारे में बच्चों क्या देखना है कि यहाँ पे आपके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और बच्चों पॉजिटिव जो पार्ट है या फिर बच्चों जो आपके मेटल्स आयन है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कर्नेल। तो कर्नेल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बीच में बेटा एक एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा अट्रैक्शन कर सकता है कर्नेल, और दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम का कर्नेल है उसके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपका जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर वो आपका डिजाइन होता है, आपका लेटेस्ट डिजाइन होता है। क्लियर है? मेटल लेटेस्ट आपका डिजाइन होगा। अब मेटलिक बॉन्ड कोई पूछता है तो क्या होगा? ये होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नेल के बीच में जो बेटा आपका ट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से क्या बनता है बच्चों, मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, होगा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट क्या है कि जब आपका मेटलिक बॉन्ड डिजाइन हो गया है तो बेटा ये कुछ इस तरीके से बनेगा जो यहाँ पे मैंने देखो ड्रॉ किया है ये। तो ये जो बच्चों बीच की डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड, टू बेटा एटम्स के बीच की डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और बच्चों अगर इसको हाफ करता हूं तो आपको मिलेगा दैट इज दी मेटलिक रेडियस। क्या ये पॉइंट आप लोग क्लियर है? ओके ओके। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक बेटा मैं नोट आपको बताना चाहूँगा। नोट के अंदर बच्चों मैं लिखूंगा इन नॉन मेटल्स इन नॉन मेटल्स वंडरवॉल रेडियाई कोएग्जिस्ट विद कोवैलेंट रेडियाई। कोवैलेंट रेडियाई इसका मतलब ये है कि बच्चों आपके नॉन मेटल्स के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूँ इनर्ट गैसेस तो वहाँ पे आपका कोवैलेंट रेडियस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वहाँ पे आपका वंडरवॉल रेडियस के साथ बच्चों कोवैलेंट रेडियस भी आपका एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ से बच्चों आपका चाहे IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, जेई मेंस या नीट के बारे में बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं बच्चों। तो देखो वंडरवॉल रेडियस बेटा क्या हो जाएगी मैक्सिमम, उसके बच्चों क्या आएगा मेटलिक आएगा, और जहाँ बेटा ओवरलैपिंग हुई थी तो वो सबसे कम हो जाएगा, मतलब कोवैलेंट सबसे कम होता है। तो दिस इज द बेसिक ट्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बच्चों आपका वंडरवॉल रेडियस जो प्रेजेंट है आपकी नॉन मेटल्स के साथ और इनर्ट गैसेस तो बेटा कौन सी वैल्यू अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करो कि जो वंडरवॉल रेडियस होगी बच्चों किसकी, इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी मैक्सिमम होगी बच्चों किससे, आपकी वंडरवॉल जो रेडियस प्रेजेंट है बच्चों नॉन मेटल्स के साथ। तो हमेशा इनर्ट गैस के अंदर वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू अधिक होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है ये? ओके, इसको आप नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा आयोनिक रेडियस के ऊपर। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा दैट इज द आयोनिक रेडियस। तो जैसा बच्चों इसका नाम है आयोनिक, तो आयोनिक से बच्चों समझ में आ रहा आयंस। तो आयंस का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि भाई कैटाइंस और एनाइंस, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या यहाँ पे कैटायन बनेगा, ठीक है, और आपका एनायन। दो ही बच्चों चार्ज स्पीसीज के बारे में अपन बात करेंगे। तो कैटाइंस का मतलब बच्चों क्या है कि जैसे हमारे पास बेटा न्यूट्रल एटम ए था, इससे बच्चों अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों यहाँ पे रिलीज हुआ है तो भाई इससे बेटा क्या बनेगा, कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और अगर बच्चों न्यूट्रल एटम के साथ अगर बच्चों मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ तो बच्चों वहाँ से बनेगा ए माइनस आयन। नाउ दिस इज द एनायन। तो अब ध्यान से देखो कि जब बच्चों आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो, मैंने डिस्कस अभी किया था कि जब बच्चों आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो न्यूट्रल एटम से, है ना, न्यूट्रल गैसेस आइसोटोप एटम से अगर आप बाहर निकालते हो तो बेटा वहाँ पे हम यूज करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म यूज करते हैं। जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ऐड करते हो तो बेटा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, या फिर आप डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में बेटा किस तरीके से कैटाइंस और एनाइंस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं और उसकी हेल्प से हम लोग समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ आयोनिक के बारे में। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास एक एलिमेंट एम, इससे जो बना है आपका +1 चार्ज। तो समझ में आ रहा है कि बेटा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका रिलीज हुआ है ना। तो ये बेटा जो बना है दिस इज दी कैटायन, कैटायन का फॉर्मेशन हो गया है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बच्चों हमारे पास एलिमेंट एम है और इसके साथ बेटा मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो यहाँ से बना आपका M-1। तो ये बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनायन यहाँ पे आपका हो गया है। ये बात क्लियर है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि बच्चों कैटायन एनायन और जो आपका एटम है उसमें से किसकी रेडियस अधिक होती है। तो इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स की हेल्प ज़रा लेते हैं और आपको देखो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मैंने लिया एक एटम आपका लिया है बेटा एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम के बच्चों में बात करूं तो इसका कन्फिग्रेशन पहले जरा अपन बात कर लेते हैं। तो कितना होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और 3p1 होगा। ठीक है, इसमें से बेटा मैंने क्या किया, इस एल्यूमिनियम में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने कर दिया बच्चों रिलीज। ठीक है, नाउ दिस इज रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन को बच्चों मैंने यहाँ से बाहर निकाला है। तो यहाँ से बच्चों बनेगा आपका Al+1 और इसके बेटा कन्फिग्रेशन में क्या चेंज होगा वो देखो। तो ये होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। यहाँ से बच्चों आउटर मोल सेल से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, बाहर चला जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन आपका हो गया है। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि इस एल्यूमिनियम के पास कितने बेटा प्रोटॉन थे। तो इसके पास जो प्रोटॉन थे बेटा वो 13 प्रोटॉन थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और इसके पास बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 13 ही थे यहाँ पे। लेकिन जब बच्चों यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद इसके पास कितनी बेटा प्रोटॉन आए, तो प्रोटॉन तो बच्चों रिलीज हुए नहीं, वो तो उतने ही रहेंगे। बट इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए, दैट इज दी 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बना के देखोगे तो बच्चों यहाँ पे देखो 13 प्रोटॉन के साथ 13 इलेक्ट्रॉन्स की बेटा आराम बेटा इजीली क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी साइज में चेंज नहीं होने वाला है। बट इस केस में क्या होगा कि आपके 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो फोर्स अट्रैक्शन करेंगे, बट जो एक बचा बेटा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो आपका नॉट एक्स्ट्रा, यहाँ तो एक्स्ट्रा बचेगा ही ना, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा 12 के साथ 12 तो आपके डिफाइन हो गए। लेकिन आपका जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच रहा है, राइट, प्रोटोन बचेगा, ये हम कैटायन की बात करें तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचेगा। तो वो बच्चों क्या करेगा, वो बाकी की जो आपके 12 इलेक्ट्रॉन उसके साथ इक्वल अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप देखो कि जो एल्यूमिनियम था एटम था और जो बेटा कैटायन बना एल्यूमिनियम का, इन दोनों में से अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे देखेगा वो आपको देखना है। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों अधिक होगा, बिकॉज बेटा यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ 13 प्रोटॉन्स है और 13 इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं आपका जो साइज होगा वो साइज एक्चुअली बच्चों क्या होगा, 13 प्रोटॉन। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं डिजाइन करूँ तो आप देख सकते हो, तो एक्चुअली में जो साइज होगा, मैं बेटा कैटायन का बना रहा हूँ, तो साइज होगा बच्चों वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से श्रिंक करेगा। तो आउटर मोस्ट जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रही है, जो ऑर्बिट बटन यहाँ पे डिफाइन है बेटा, वो क्या श्रिंक कर जाएगा। तो श्रिंक करने का मतलब कि आपका जो एल्यूमिनियम प्लस जो आपका डिजाइन हुआ बेटा, इसका जो साइज होगा वो साइज कैसा हो जाएगा बच्चों, लेस हो जाएगा। किसी कंपेरिजन बच्चों, इस एल्यूमिनियम एटम की कंपेयर में। तो एटम की कंपेरिजन में आपका जो साइज होगा बच्चों आपका इस कैटायन का, वो आपका करेगा डिक्रीज। क्यों करेगा, वो मैंने रीजन आपको दिया, बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन फोर्स। ये बात हुई बच्चों आपके पर्टिकुलर कैटायन के बारे में। ये बात क्लियर समझ आपको आ गई होगी। अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा बच्चों एनायन के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स जरा देख लेते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूं बच्चों, सोडियम एंड सोडियम प्लस, तो किसकी बच्चों आपकी अधिक होगी, आपकी रेडियस, ऑब्वियसली बच्चों सोडियम की अधिक होगी। जैसे मैं अगर पूछूं बेटा आयरन, मतलब जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हुए हैं। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिलीज हुए हैं, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उतना छोटा ही बच्चों क्या होगा, रेडियस। तो ये सीक्वेंस बनेगा। ऐसे अगर और मैं बात करूं बच्चों एम को लेके, तो देखो Mn2+, Mn4+, Mn7+। तो बच्चों देखो जहाँ पे अधिक चार्ज है तो ऑब्वियसली बेटा उसकी रेडियस उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। तो कुछ बेसिक ट्रेंड्स हैं, है ना, इसके बेस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों हम लोग एनायनिक रेडियस पे। तो एनायनिक रेडियस क्या बोलते हैं तो देखते हैं। तो एनायनिक रेडियस के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो साइज होगा वो आपका इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की बात करें, रिपल्सन काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो देखो जैसे बच्चों आपका यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका बेटा कन्फ्यूजन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन फॉर द फ्लोरीन। अब बेटा मैं क्या करूँगा, फ्लोरीन के साथ में क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर देता हूँ जरा। ठीक है, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बच्चों बन जाएगा F- आयन। इसका कन्फ्यूजन क्या होगा, ये आपका बनेगा बेटा 1s2, 2s2 और 2p5 नहीं 2p6 हो जाएगा, ऐड करते इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ध्यान से, तो फ्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे टोटल आपके प्रोटॉन कितने होंगे,
दैट इज द 9 प्रोटॉन। कितने होंगे? 9 प्रोटॉन। तो लिखता हूँ बच्चों में 9 प्रोटॉन पॉजिटिव के होंगे। ये बच्चों आपके इस तरह सेंटर प्रेजेंट है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दे कुछ इस तरीके से, ठीक। ओके, अब यहाँ पे आपका 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटा कोई भी आपका चेंज होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इस केस के अंदर, तो इस केस के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि 9 प्रोटॉन तो बच्चों दिख रहे हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ एक बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। जब आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच्चों आउटर मोस्ट सेल के अंदर ऐड होगा, तो ऐड होने पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका जो रिपल्सिव फोर्स, कौन सा, जो आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, उस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। भाई आउटर मोस्ट सेल में जैसे आके बेटा ऐड हो जाएगा, तो रिपल्सन बच्चों इनर सेल के साथ बच्चों और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन की वैल्यू बढ़ते ही क्या होगा, ये रेडियस की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो एक्चुअली में आउटर मोस्ट सेल जो होगा वो थोड़ा सा एक्सपांड कर जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू समथिंग थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो ये कुछ एक्सपेंशन इसके अंदर हो जाएगा। तो एक्सपेंशन होने का मतलब इसकी जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आपको पता है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि पे प्रोटॉन तो बच्चों 9 ही थे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? दैट इज द 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों समझ में आते हैं बेटा, आपका बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगे, अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, एक जो एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है बच्चों, वो करेगा रिपल्सन फोर्स, जिसकी वजह से आपका बेटा साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या बात क्लियर है? तो एक रिजल्टेंट पे चलते हैं कि बच्चों हमारे पास सपोज एक कोई एलिमेंट है जिसका कैटाइन प्रेजेंट है, एनाइन प्रेजेंट है और उसका एटम प्रेजेंट है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? तो साइज का आपका जो ऑर्डर होगा वो बेटा क्या बनेगा? आपके एनाइन का साइज ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा? अधिक। फिर आपके एटम का साइज आएगा और सबसे कम बच्चों आएगा आपका कैटाइन का साइज, ठीक है। तो दिस इज अ पार्टिकुलर ट्रेंड। ये आपका होगा एटॉमिक रेडियस के बारे, आयनो रेडियस के बारे में। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आपको आ गया आयनो रेडियस के बारे में? ओके, अब इसके ऊपर कुछ हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आपका आएगा, आज तो एटॉमिक रेडियस के आयनो रेडियस के बारे में पूरा क्लियर हो गया है। कल बेटा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका होगा एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर बच्चों आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस मिलेंगे, एटॉमिक रेडियस को लेके बेटा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो बच्चों आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन, डी डी कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा, एज वेल एज बच्चों आपका लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी डिस्कस होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, तो उसको आप बिल्कुल देखिए। और कुछ बच्चों आपके एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ को लेके, है ना, उस पर रेडियस की वैल्यू कैसे आपकी डिफाइन की जाती है ना। तो कल का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है रेडियस वो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, एनर्जी या फिर पोटेंशियल, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स।